Hello everyone, welcome to Crystal All. This is your Chandra sir, and today we will be discussing few important as well as conceptual questions from the chapter Cell. So here goes our first question. What is tonoplast? अब देखो टोनोप्लास्ट क्या होता है. ये एक सेल है. Suppose consider this as a cell. और बीच में सेंट्रली प्लेस्ड एक ऑर्गेनेली होता है जिसको हम लोग वैक्यूल बोलते हैं. ठीक है, वैक्यूल का काम क्या होता है? ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है. वैक्यूल का काम क्या होता है तुम्हारा? जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने में सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये वैक्यूल्स. और ये प्रोमिनेंट किस में होते हैं? प्लांट सेल्स में. प्लांट सेल्स में प्रोमिनेंट होता है. इनकी ये जो आउटर मोस्ट लाइनिंग है, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं वैक्यूल की, वैक्यूल की आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग क्या टर्म देते हैं? उसको हम लोग टर्म देते हैं टोनोप्लास्ट का. ये भी एक मेम्ब्रेन है, बस वैक्यूल के मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कंसिडर करते हैं, मतलब टर्म देते हैं. ठीक है, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे. व्हाट इज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल? अब देखो, हमारा जितना भी सेल्स होता है ना वो सब डिफरेंशिएटेड होते हैं. डिफरेंशिएटेड मतलब दे आर वेल डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क. ठीक है, वो कौन सा सेल क्या फंक्शन करेगा वो ऑलरेडी मतलब डिफरेंशिएट होकर डिसाइडेड होता है. ठीक है, अब स्पेसिफिसिटी आती कहां से? एक सेल में, सेल के ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बोल लो, प्रोटीन्स बोल लो, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं. ठीक है, और ये स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आने पे ही वो फंक्शन शो करता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई हार्मोन ही है, उसको कोई डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट जगह पे जाके अपना एक्शन दिखाना है. ठीक है, सपोज जैसे टेस्टोस्टेरॉन ही है, टेस्टोस्टेरॉन कहाँ अपना एक्शन दिखाएगा? गोनैड्स पे. ठीक है, तो गोनैड्स पे जो सेल्स होंगे उन पे एक स्पेसिफिक तरह के मेम्ब्रेन्स पे एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होंगे जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स, जिनकी वजह से ये एक्टिवेट होंगे. ठीक है, और अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे. ठीक है, तो रिसेप्टर्स molecules are specific protein in the cell membrane that enters into the cell. ठीक है, और ये एग्जांपल दिया है हार्मोन. ठीक है, समझ में आया रिसेप्टर क्या होता है? बहुत सारे तुम्हारे वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स इम्यूनोलॉजी में पढ़ोगे, एंटीजन प्रेजेंट करने के लिए भी स्पेसिफिक सेल्स होते हैं. ठीक है, तो वो भी एक रिसेप्टर्स ही होता है. ठीक है, रिसेप्टर्स मान के चलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऐसे कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो स्पेसिफिसिटी देते हैं किसी सेल्स को किसी मॉलिक्यूल या फिर कोई केमिकल्स के थ्रू अपना एक्शन करवाने के लिए. ठीक है, व्हाट इज एब्सेंट इन इरिथ्रोसाइट्स? अब देखो, इरिथ्रोसाइट्स को हम लोग रेड ब्लड सेल्स भी बोलते हैं. ये हमारे ब्लड सेल्स होते हैं, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है. ठीक है, अब देखो एरिथ्रोसाइट का फंक्शन क्या होता है? एरिथ्रोसाइट का फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करे, वो न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करे, अलग अलग तरह का चीजों का सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट हो. स्पेसिफिकली मेन फंक्शंस है तुम्हारा इसका गैसेस का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्सीजन हो गया. ठीक है, तो ये हर सेल का अपना एक मेटाबॉलिज्म होता है. ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट की पिक्युलैरिटी क्या है ना, इसमें ना ही तुमको न्यूक्लियस मिलेगा. क्यों? अगर न्यूक्लियस होगा ये अपना ऑक्सीजन होगा या फिर जो भी सब्सटेंस होगा खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर लेगा. ठीक है, तो उतना इफेक्टिवली ये काम नहीं कर पाएगा. इसीलिए जब आरबीसी या फिर एरिथ्रोसाइट जब मैच्योर हो जाता है वो डीन्यूक्लिएटेड हो जाता है. ठीक है, इसका अपना ना डीएनए होता है ना ही अपना न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो एरिथ्रोसाइट में क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, फिर डीएनए एब्सेंट होता है. ठीक है, अब क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं है ये एक तरह से एक फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है. अब देखो डीएनए कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में. ठीक है, समझ में आया? तो एरिथ्रोसाइट में ये तीन चीजें एब्सेंट है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते इसमें. ठीक है,
वो सेल ऑर्गेनेल्स जब एब्सेंट होता है तो तुम्हारी जो सेल्स है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, वो कैपिलरीज के थ्रू अंदर बाहर जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? हु प्रपोज द सेल थ्योरी? अब सेल थ्योरी देने वाले तीन तीन साइंटिस्ट कलेक्टिवली अगर बोला जाए, एक थे मैथियस क्लेडन और एक थियोडर श्वान। ठीक है, और एक तो थे तुम्हारे रुडोल्फ विर्कॉ, आर विर्कॉ। ठीक है, आर विर्कॉ उनको बोलते हैं। आर विर्कॉ, ठीक है, ये भी है रुडोल्फ विर्कॉ। इन्होंने क्या बोला था, ओमनी सेल्यूली ई सेल्यूली, मतलब जितने भी सेल्स है अपने प्रिकर्सर सेल्स मतलब पेरेंट सेल से आते हैं। ठीक है, तो मैथियस क्लेडेन, थियोडर श्वान और रुडोल्फ विर्कॉ ने कलेक्टिवली मिलके सेल थ्योरी प्रपोज की थी। ठीक है, नेम टू टाइप्स ऑफ सेल्स दैट रिटेन देयर माइटोटिक डिवीजन एबिलिटी बट सेल्डम डिवाइड। ये पूछ रहा है कि ऐसे कोई सेल्स के नाम बताओ जो माइटोटिक डिवीजन करने की कैपेसिटी तो रखते हैं बट यूजुअली डिवाइड नहीं करते। अब देखो माइटोटिक डिवीजन क्या है। मान के चलो ये सेल है, इससे ये सेल डिवाइड हो गए, ये दो सेल बने। ठीक है, अरे इनमें मान के इनमें जेनेटिक नंबर भी सेम होता है, डिप्लॉइडी लेवल भी सेम। अगर ये 2n है तो ये भी तुम्हारा 2n ही होंगे। ठीक है, तो ये होता है माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, बेसिकली सेल्स की कॉपीज बनाना। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो लिवर के जो सेल्स है और मसल्स के जो सेल्स है, इनमें माइटोटिक डिवीजन की कैपेसिटी होती है बट ये डिवाइड यूजुअली नहीं करते। ये जब जरूरत पड़ती है, यूजुअली लिवर और मसल्स में कभी डैमेज हो गया या फिर कोई वियर एंड टियर हो गया, उन स्पेसिफिक केसेस में ही ये डिविजन शो करते हैं, नहीं तो ऐसे ही ये डिविजन शो नहीं करते हैं अगर ग्रोथ फेज ना हो तो। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन की एबिलिटी तो होती है बट वो यूजुअली डिवाइड नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंक्लूडेड सेल आर अल्टीमेट यूनिट्स फॉर्मिंग द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट टिश्यू? अब देखो सभी हम लोगों ने सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हमने दो साइंटिस्ट के नाम लिए, मैथियस क्लेडन एंड थियोडर श्वान। ठीक है, थियोडर श्वान जो थे वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, वो एनिमल्स के ऊपर काम कर रहे थे। और मैथियस क्लेडन सॉरी थियोडर श्वान जूलॉजिस्ट थे और वो ब्रिटिश थे और वो सेल एनिमल सेल के ऊपर काम कर रहे थे। और मैथियस क्लेडन थे, ये जर्मन बॉटनिस्ट है। ठीक है, इन्होंने जब ये अलग अलग ये मैथियस क्लेडन तुम्हारे प्लांट टिश्यू पे काम कर रहे थे, थियोडर शॉन जो है वो तुम्हारे एनिमल टिश्यू पे काम कर रहे थे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू जो स्पेसिफिक जो था प्लांट के ऊपर, ये जो था सेल्स आर अल्टीमेट यूनिट फॉर्मिंग स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ ऑल प्लांट टिश्यू, क्योंकि मैथियस क्लेडन जो थे वो प्लांट टिश्यू पे काम कर रहे थे, तो ये वाले स्टेटमेंट मैथियस क्लेडन ने दिया हुआ था। ठीक है, मैथियस Jacobs Claydon, a German botanist, concluded that cells were the ultimate units forming structure of all plant tissue. ठीक है, ये botanist थे, ये तुम्हारे प्लांट टिश्यू के ऊपर काम कर रहे थे, तभी इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। What is the contribution of Leeuwenhoek in cell biology? अब देखो ये बहुत हम लोग ये जब सेल्स की डिस्कवरी और बेसिक इनिशियल साइटोलॉजी की जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये बहुत लाइक 90s की बात हो रही है, 1900s की बात। उस समय टेक्नोलॉजी हमारे पास उतनी थी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला जो माइक्रोस्कोप इन्वेंशन का अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो है ल्यूवेनहॉक को। ठीक है, और इन्होंने प्लस और क्या किया था, इन्होंने पहला लिविंग सेल जो था, पहला लिविंग सेल जो ऑब्जर्व किया था इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने। तो सेल बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, व्हाट इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल? अब देखो सेल जो है जितने भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कहीं ना कहीं
हमारा किस नेचर का प्रोटीन हम हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो रहा है वो गवर्न करती है। ठीक है, अब ये प्रोटीन सिंथेसिस होती कैसे है? दो सब यूनिट के एक ऑर्गेनल्स होते हैं जिसको हम राइबोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये ट्रांसलेट करते हैं एमआरएनए को प्रोटीन में। ठीक है, एमआरएनए को ये प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। तो राइबोसोम जो है ये हमारा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हो गया सेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंशिएशन? अब देखो, डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये गलत है, द प्रोसेस बाय विच सेल लूज देयर स्पेशलाइजेशन। ये लूज नहीं होगा, ये गेन होगा। ठीक है, ये गेन होगा। ये गेन होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का मतलब, मान के चलो ये इनिशियल सेल है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है, इसको अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर दे, ठीक है, स्पेसिफिक, सपोज इसको हम लोग माइक्रोफाज बना दे तो फाइगोसाइटोसिस करोगे। ठीक है, सपोज ये जाइगोट है और ये हम लोग इसको आगे चल के इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग उसको माइक्रोफाज बना दिए। यहाँ पे इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं था, यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्पेसिफिक फंक्शन असाइन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये होता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस बाय विच सेल्स गेन देयर स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक है, समझ में आया? नेम सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑब्वियसली सबको पता हो, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, एक ही सेल के होंगे जो सारा फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल तुम्हारे किंगडम प्रोटोजोआ के मैक्सिमम हो गया, मोइबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, एसिटाबुलेरिया। ठीक है, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, नेम टू ऑर्गेनेल्स अदर देन न्यूक्लियस व्हिच कंटेन डीएनए। अब देखो, जब सेल्स बन रही थी ना तो एक थ्योरी है एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। ऐसा माना जाता है कि जो हमारा सेल है इसने भी अलग अलग तरह के सेल्स को इंजेस्ट करके एक कंप्लीट मैकेनिज्म अपना डेवलप किया, और या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर का वो उसने अचीवमेंट की। ठीक है, ये सेल है मान के चलो, ये कोई बैक्टीरिया था, ये भी कोई बैक्टीरिया था। अब सेल का अपना एक जेनेटिक कंटेंट होता है, तो मान के चलो ये डीएनए है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर तुम्हारा डीएनए है इसका। ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसका अपना एक डीएनए है, इसका प्रोकैरियोट है। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि ना सेल ने इसको इंजेस्ट कर लिया अपने में। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया जो है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग ये कंसिडर करते हैं कि ये बाहर के कोई सेल्स थे, इसको हम लोगों ने इंजेस्ट करके अपना सेल का पार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, इसीलिए इनका अपना एक अलग से जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनका अपना खुद का एक जेनेटिक मटेरियल होता है, खुद का डीएनए होता है। ठीक है, डिफाइंड सिम्प्लाज्म। ठीक है, अब सिम्प्लाज्म होता है क्या? ये प्लाज्मोडेस्माटा, आपस में जो कनेक्शन है, ये जो दो सेल्स के बीच में जो गैप होती है जिसके थ्रू चीजों का आना जाना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, ये जो कनेक्शन है, यहाँ से अंदर गया, इस साइड आया, फिर इधर से कुछ इधर गया गया। ठीक है, इसको हम लोग प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बोलते हैं। इट इज विच हेल्प्स मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लिविंग मैटर इन साइटोप्लाज्म। मतलब चीजों का, प्रोटीन हो गया या फिर कोई भी सब्सटेंस हो गए, दो सेल के बीच में जो कनेक्शंस होते हैं जिसके थ्रू चीजें इधर से उधर हो रही है, उसको हम लोग बोलते हैं सिम्प्लाज्म। ठीक है, व्हाट इज डेस्मोटिब्यूल? अ फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनल lined by plasma membrane and has a ER। ठीक है, डेस्मोटिब्यूल क्या होता है? ये साइटोप्लाज्मिक कैनल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के थ्रू एक कैनल बना होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लाइन तो होते हैं, बट उस उनके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये होता है डेस्मोटिब्यूल, इसको हम लोग डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। व्हाट इज परमीएज? अब देखो, बायोलॉजी में जहां यूजुअली एज आता है ना, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं कि वो एंजाइम है। ये एंजाइम का सफिक्स
एंजाइम के सफिक्स में एस लगती है, ठीक है। अब देखो, मान के चलो ये सेल है, इसके ऊपर प्रोटीन है। प्रोटीन यूजुअली तुम्हारी चीजों का आना जाना रेगुलेट करती है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन दो चीजों से बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, ठीक है। अब देखो परमियस क्या है, एंजाइम, एंजाइम विच फैसिलिटेट एंट्री ऑफ सब्सटेंस थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब एक तो प्रोटीन है, एंजाइम्स भी यूजुअली प्रोटीन ही होती है। अब वो जो एंजाइम्स जो सब्सटेंस का रेगुलेट करती है, एंट्री फैसिलिटेट करती है, एंट्री, एंट्री को रेगुलेट करती है, फिर एंट्री, परमियस मतलब परमिएबिलिटी, ठीक है। तो एंजाइम का फंक्शन क्या है, किसी चीज को अंदर लेना, ठीक है। तो ये जो, वो जो एंजाइम जो किसी चीज को अंदर लेती है उसको हम लोग बोलते हैं परमिएज, ठीक है। हु गेव द यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट, ये यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रॉबर्टसन इन द ईयर अराउंड 1959, ठीक है। मतलब इन्होंने बोला था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये एज अ सिंगल यूनिट काम करती है, ठीक है। एक्सपैंड पीपीएलओ, पीपीएलओ को फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है। इसको माइकोप्लाज्मा भी हम लोग बोलते हैं, इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सबसे जो छोटी चीज है। इसको प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये कैटल्स के जो लंग्स में जो फ्लूइड थी इससे एक्सट्रैक्ट किया गया था माइक्रोप्लाज्मा को, और ये वन ऑफ द स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सेल्स है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जब भी निमोनिया होती है तो लंग्स में फ्लूइड भर जाता है, उसी फ्लूइड से, कैटल की फ्लूइड से इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, ठीक है। व्हाट होल्ड्स द राइबोसोम टुगेदर इन अ पॉलीराइबोसोम। अब देखो, जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन कैसा बनेगा इसका कोड होता है तुम्हारे एमआरएनए पे, ठीक है। ये सारे राइबोसोम, इसके दो सब यूनिट्स हैं, सारे राइबोसोम से इनके दो सब यूनिट्स हैं, ठीक है। और इसके साथ राइबोसोम के सब यूनिट है, आता हूं 2 मिनट में। ये राइबोसोम्स के सब यूनिट है, तो ये एमआरएनए के साथ, ठीक है, ये राइबोसोम से सारे, ये दोनों उसको सब यूनिट है, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट, ठीक है। और ये जो है एमआरएनए इन सबको जोड़ के रखती है, ठीक है। एमआरएनए इन सबको जोड़ के रखती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम्स, ठीक है। एमआरएनए चेन जो है वो उसको जोड़ के रखती है, ठीक है, जब ट्रांसलेट होता है एमआरएनए से, जब प्रोटीन बन रहा होता है। हाँ, आता हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ी देर भाई। हु डिस्कवर्ड द सेल, आ रहा हूँ, आधा घंटा में आ रहा हूँ। हु डिस्कवर्ड द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक जो थे, रॉबर्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। अब देखो, द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट। अब ये क्या कर रहे थे, ये जो तुम्हारे कॉर्क सेल्स है, कॉर्क सेल को इन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, उनको ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया ऐसे। अब हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर क्यों दिखाई दिया, आप देखो, सेल जो बना होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल होता है। तो जब सेल डेड हो जाती है, कॉर्क क्या होता है, यूजुअली एक डेड सेल होता है, ठीक है। कॉर्क जो डेड सेल होती है, जब प्रोटोप्लाज्म डाई हो जाएगा, उसका बस ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल सेल वॉल ही रह जाएगा, ठीक है। तो ये हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर उनको सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया, तो ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन थी सेल की, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ठीक है। व्हाट इज टोटिपोटेंसी, टोटिपोटेंसी देखो, कोई भी सेल का, कोई भी अलग अलग डिफरेंट सेल में डिफरेंशिएट, अलग अलग, कोई भी सेल का अलग अलग सेल में डिफरेंशिएट होने का कैपेसिटी को हम लोग टोटिपोटेंसी बोलते हैं, ठीक है। एक सेल बहुत सारे सेल्स के लीनिएज को दे दे, सपोज ये तुम्हारा, ये स्टेम सेल्स हैं, स्टेम सेल से ये तुम्हारा मेसोडर्म हो गया, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारे कोई अलग अलग सेल्स के लीनिएज हो गए, ठीक है। तो कोई भी सेल्स जिनमें कैपेसिटी हो,
जिनमें कैपेसिटी होगी वो अलग अलग सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाए, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं टोटिपोटेंसी। द कैपेसिटी ऑफ एवरी प्लांट सेल नहीं, सारे सेल्स के ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो डेवलप इनटू होल प्लांट इज कॉल्ड टोटिपोटेंसी। ठीक है, ये एनिमल सेल्स के ऊपर भी होगा, जैसे हमारा जाइगोट हो गया, वो भी एक तरह का टोटिपोटेंट सेल ही है। ठीक है। हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? अब न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने वो सेल का ऑब्जर्वेशन रॉबर्ट हुक ने किया था, ये रॉबर्ट ब्राउन है। ठीक है। अब देखो ऑर्किड ऑर्किड में उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। अब देखो ऑर्किड जो होता है ना, उनके रूट सेल्स में, ऐसा वेलामेल बोलते हैं उसको, दो तरह के रूट्स होते हैं इसका। तो रूट सेल्स जब उन्होंने ऑब्जर्व किया उनमें सबसे पहले इनको डार्क स्टेन लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब कुछ डार्क स्ट्रक्चर्स दिखे। तो सबसे पहले वो, तो बाद में उनको पता चला कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है। व्हाट इज टोनोप्लास्ट? अब अभी हम लोगों ने पहला ही क्वेश्चन था आई गेस, ये टोनोप्लास्ट वैक्यूल के जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है, वैक्यूल का आउटर मोस्ट, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को ही हम लोग टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है। व्हाट इज अ रिसेप्टर मॉलिक्यूल? ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन व्हिच दैट एंटर इनटू सेल। जैसे एग्जांपल था उसका हार्मोन का। ये भी शायद हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज एब्सेंट इन एरिथ्रोसाइट? जैसे न्यूक्लियस, डीएनए, एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता इनमें, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। हु प्रपोज सेल थ्योरी? सेल थ्योरी भी मैथियस क्लेडन, थियोडर श्वान और तुम्हारे रुडॉल्फ विर्कॉन ने दिया हुआ था। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम टू टाइप्स ऑफ सेल दैट रिटेन माइटोटिक एबिलिटी बट सेल्डम डिवाइड। ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। लिवर एग्जांपल दिया था, लिवर और मसल सेल्स का। इनमें माइटोटिक्स डिवीजन करने की कैपेसिटी तो होती है, बट ये अनलेस रिक्वायर्ड ना हो ये डिवाइड नहीं करते। ठीक है। व्हाट इज एन एसिमेट्रिक कैरियोटाइप? देखो कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है? कैरियोटाइप, अगर अगर हम लोग अपने क्रोमोसोम्स जो है इसकी एक पिक्चर लें, ये मान के चलो क्रोमोसोम्स है हमारे, ये अलग अलग सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। इसका अगर हम लोग, इसको अगर हम लोग एक पिक्चरेबल फॉर्म में अगर हम उसको अरेंज करके रखें तो इसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइप। हमारा जो 46 जो हमारा क्रोमोसोम्स है, ये सारे 23 पैर जो है, 23 पैर, ये 23 पैर का ही अगर हम लोग उनको ऐसे डिस्प्ले में रखें उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोटाइप। ठीक है। अब उसमें एसिमेट्री क्यों होती है? इसमें साइजेस का डिफरेंशिएट होता है, मॉर्फोलॉजी का डिफरेंट होता है, जैसे समझ में आया? तो इसीलिए हमारा कैरियोटाइप, वो तो उस तरह के कैरियोटाइप को हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कैरियोटाइप। ठीक है। A karyotype that shows large size but large size, the difference between small and large centromere of a set and have few metacentric chromosome. Metacentric वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर एकदम सेंटर में होता है। ठीक है। बहुत कम है, मतलब अगर तुमको मेटासेंट्रिक मिले, सिमेट्री मिले, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कैरियोटाइप। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स? अब गोल्गी कॉम्प्लेक्स का ओरिजिन है तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्गी बनता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चीजें ये होती हैं, फिर वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आता है। व्हाट इज द लाइसोसोमल एंजाइम? लाइसोसोमल एंजाइम क्या होता है? सेल में एक ऑर्गेनेल होती है जिसको हम लोग लाइसोसोम बोलते हैं। इसमें अलग अलग, इसका पीएच बहुत कम होता है। इसका जो पीएच है ये बहुत कम होता है, एसिडिक होता है। इसमें बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो न्यूक्लियस हो गया, प्रोटीएज हो गया, हाइड्रोलेज हो गया। ठीक है। ये सारे क्या कहते हैं, ये सारे एंजाइम अगर रिलीज होते हैं तो वो सेल लाइसिस में हेल्प करता है। ठीक है। सेल डिस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। ठीक है। और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जितना है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम मतलब किसी जो एंजाइम्स चीजों को तोड़ती हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? हाइड्रोलेजेस। अब जैसे मैंने प्रीवियसली बताया था एंजाइम्स के लास्ट में
सफिक्स यूज होता है एज, ठीक है। इस और एजेस है, मतलब मल्टीपल एंजाइम्स का हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट आर टनल प्रोटीन्स? अब देखो सेल्स में चीजें अगर कोई अंदर जानी है बाहर जानी है, अगर वो पोलर है तो वो किससे रेगुलेट होगी? प्रोटीन से, ठीक है। और ये टनल प्रोटीन्स क्या है? ये चैनल प्रोटीन्स जिनके थ्रू चीजें अंदर या बाहर जाएंगी, ठीक है। तो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं टनल प्रोटीन्स, ठीक है। समझ में आया? Which organelles is called the engine of cell? अब देखो राइबोसोम में तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कंसिडर करते हैं? इंजन ऑफ सेल, ठीक है। समझ में आया? सो अगर ज्वाइन करना हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट दिस सेशन।